आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देववाणी संस्कृतम के द्वारा एक महापुरुषों के जीवन चरित्र की संक्षिप्त सीरीज चलाई जा रही है और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम रानी दुर्गावती के संक्षिप्त जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। भारत की पावन धरा पर अनेक योद्धा, सम्राट, साधु संत, विचारक एवं क्रांतिवीर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम व सद्कर्मों से समाज को प्रेरित किया है। यहाँ पर वीरांगनाओं ने भी अपूर्व मातृशक्ति का परिचय देते हुए अपनी यशोगाथाएं लिखी हैं। ऐसी ही नारी शक्ति का सर्वोत्तम पर्याय थी रानी दुर्गावती। उसने अपने अतुल पराक्रम, अप्रतिम शौर्य एवं कुशल प्रशासन द्वारा इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। चलिए हम रानी दुर्गावती के जन्म व प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत अभी हम सिर्फ भाग 1 के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे भाग में आपको उसका पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को बुंदेलखंड के कालिंजर में हुआ। वह अपने पिता राजा कीर्ति सिंह चंदेल व माता रानी अंजना की इकलौती संतान थी। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उसका नाम दुर्गावती रखा गया। कीर्ति सिंह चंदेल राजपूत थे। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक से परास्त होकर महोबा के शासक चंदेल राजपूत वंश की एक शाखा कलिंजर आकर बस गई। राज्य धन्य धान्य से संपन्न था। इस वंश में प्रतापी राजा संग्राम सिंह ने अपने नाम की सोने चांदी की मुद्राएं चलवाई थी। दुर्गावती बाल्यकाल से अपने नाम के अनुरूप बुद्धिमान, साहसी व पराक्रमी थी। वह सुंदर, सुशील व विनम्र भी थी। शौर्य व साहस से परिपूर्ण दुर्गावती ने राजपूत परंपरा के अनुसार तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी तथा युद्ध कौशल में प्रशिक्षण द्वारा प्रवीणता ग्रहण कर ली थी। दुर्गावती की बंदूक का सधा निशाना देखकर बड़े बड़े योद्धा आश्चर्यचकित रह जाते थे। राजा कीर्ति सिंह व रानी अंजना अपनी बेटी की लगन और बहादुरी देखकर फूले नहीं समाते थे। वीरोचित गुणों के साथ साथ दुर्गावती की धार्मिक कथाएं सुनने में भी विशेष रुचि थी। बालिका दुर्गा भगवान महादेव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन नीलकंठेश्वर मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती थी। उसकी तेजस्वी व ओजपूर्ण आभा मां दुर्गा स्वरूप ही थी। जब वह मुगलों के अत्याचार, नारी अपमान और बलात् धर्म परिवर्तन के समाचार सुनती तो उसका स्वाभिमानी अंतःकरण सिहर उठता था। दूरदृष्टि। जब दुर्गावती बड़ी हुई तो उसके शौर्य, सुंदरता एवं बुद्धिमत्ता के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची थी। राजा कीर्ति सिंह चंदेल उसका विवाह कुंवर वीरभद्र सिंह से करना चाहते थे, परंतु दुर्गावती गढ़ा के महाराज
संग्राम सिंह के पुत्र दलपति शाह के आकर्षक व्यक्तित्व, प्रतिभा तथा वीरता की प्रशंसा सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। परंतु कीर्ति सिंह इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि दलपति शाह राजगौंड थे और कीर्ति सिंह चंदेल वंशी राजपूत थे। किंतु दुर्गावती जाति के अंतर को विवाह की बड़ी बाधा नहीं मानती थी। इतना ही नहीं, राजनैतिक दृष्टि से अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए वह इस विवाह को अनिवार्य मान रही थी। उसने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए पिता को बता दिया कि भविष्य में मुगलों के आक्रमण की संभावना को देखते हुए गड़ा राज्य से अनुकूल संबंध बनाना ही समय की आवश्यकता है। उस समय भारत के मध्य में जितने भी राज्य थे उनमें सबसे शक्तिशाली राज्य गड़ा ही था। उस राज्य में 52 गढ़ थे और राज्य का विस्तार पश्चिम से, राज्य का जो विस्तार था पश्चिम में भोपाल से लेकर पूर्व में लाफागढ़, जो इस समय बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, तक, और पश्चिम में पावई पन्ना से लेकर दक्षिण में कन्हान व बेनगंगा के संगम तक फैला था। अतः दलपति शाह जैसे शक्तिशाली व पराक्रमी राजा से विवाह करना उसकी स्वाभाविक इच्छा के अनुरूप एवं भविष्य की दृष्टि से उचित ही था। पुत्री की बात उचित लगने पर भी कीर्ति सिंह ने उसका विवाह दलपति शाह से करने की स्वीकृति नहीं दी, परंतु दुर्गावती की इच्छा को पूरी करने में सहायक हुए सन्यासी बाबा सत्यानंद जो बाबा थे, उन्होंने साथ दिया उनका। बाबा सत्यानंद सर्वत्र भ्रमण कर मुगलिया अत्याचारों के विरुद्ध जन जागरण करते थे। उन्होंने दुर्गावती और दलपति शाह के विवाह की योजना बनाई। दुर्गावती ने बाबा के हाथ दलपति शाह को संदेश भिजवाया कि बसंत पंचमी के दिन मैं कुल परंपरा के अनुसार मनिया देवी के मंदिर में जाऊंगी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, उसी तरह आप भी योजना बनाकर मेरा हरण करें, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। बाबा के लिए दुर्गावती का संदेश दलपति शाह तक पहुंचाने का काम बहुत जोखिम से भरा हुआ था। फिर भी वह संदेश ले जाने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। पुरोहित बाबा से संदेश पाते ही दलपति शाह ने 12,000 घुड़ सैनिकों के साथ कलिंजर की ओर प्रस्थान किया। ये समाचार मिलते ही दुर्गावती अपनी सखी रामचेरी को साथ लेकर गुप्त सुरंग के रास्ते से दुर्ग के बाहर निकली और दलपति शाह के शिविर में पहुंच गई। प्रथम परीक्षा समर सिंह से युद्ध, जहां पर उनका प्रथम परीक्षा बोला गया है कि क्या हुआ था, समर सिंह से युद्ध। दलपति शाह का काफिला सिंगोरगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। अभी वे मार्ग में ही थे कि गड़ा का राज्य पाने में असफल रहे अनेक विद्रोही चाचा समर सिंह ने अपनी सेना सहित मार्ग रोककर इनके काफिले पर आक्रमण कर दिया। दलपति शाह समर सिंह का मुकाबला करने लगे। ऐसी संकट की घड़ी में वीरांगना दुर्गावती भी तलवार लेकर युद्ध करने लगी। रानी के प्रहार से समर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए वह सेना सहित भाग खड़ा हुआ। पराजित होकर समर सिंह बौखलाया हुआ सीधे अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर का विश्वास पात्र बनने के लिए उसने इस्लाम मत स्वीकार कर समर खां नाम धारण कर लिया और अकबर के लिए गुप्तचरी का काम करने लगा। विजयी दलपति शाह और दुर्गावती के सिंगोरगढ़ पहुंचने से पहले ही उनकी विजय का समाचार वहां पहुंच चुका था। नगरवासियों ने उत्साह व प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया। महारानी दुर्गावती की वीरता से वे परिचित व प्रभावित हुए। राज्य में चारों ओर खुशी का वातावरण था।
सभी की भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी। धन्य है राजकुमारी तू, धन्य है, जैसा तेरा नाम है वैसी ही तू साक्षात शत्रु विनाशिनी भी है, तो निश्चय ही इस वंश की कीर्ति बढ़ाएगी। दुर्गावती के रण कौशल व सौंदर्य तथा दलपति शाह के साहस की सर्वत्र चर्चा होने लगी। समस्त प्रजा के मन में एक ही इच्छा थी कि दोनों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो जाए। मनोकामना पूरी हुई, पिता की स्वीकृति इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे। शुभ मुहूर्त के अनुसार सन 1541 में गंधर्व विधि से दलपति शाह ने दुर्गावती से विवाह रचाया और राजकुमारी दुर्गावती अब गढ़ा राज्य की महारानी दुर्गावती बन गई। पूरे राज्य में आनंद उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कुछ समय बाद दुर्गावती के निर्णय को स्वीकार करते हुए उसके पिता कीर्ति सिंह ने 100 हाथी, 500 घोड़े और असंख्य हीरे जवाहरात दलपति शाह को उपहार स्वरूप भेजे। उपहार में दुर्गावती का प्रिय हाथी सरमन व अरबी घोड़ा शेरू भी था, जो महारानी दुर्गावती को बहुत प्रिय था। इन्हें प्राप्त कर महारानी दुर्गावती को अपार प्रसन्नता हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विवाह रचाकर दुर्गावती ने अपनी राजनैतिक दूरदृष्टि के अतिरिक्त अंतरजातीय विवाह को भी प्रतिष्ठा प्रदान की, क्योंकि कीर्ति सिंह चंदेल राजपूत थे जबकि दलपति शाह गौंड थे। निसंदेह इस विवाह का एक परिणाम यह हुआ कि गढ़ा के शासक जो प्रारंभ से ही अपने को राजपूतों के समकक्ष मानते थे, उन्हें इस विवाह से बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि अब तो उनका राजपूतों से रक्त का संबंध हो गया था। 1 वर्ष के पश्चात रानी दुर्गावती को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। अगले इसमें जानते हैं सुखमय स्थिति पर आघात। दुर्गावती के विवाह को अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए थे कि शेर शाह सूरी ने अचानक कालिंजर के किले पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़, रणथंभौर और कालिंजर तीनों भारत के विशाल और अजय दुर्ग थे। भीषण युद्ध हुआ। दुर्गावती के पिता महाराज कीर्ति सिंह बहादुरी से किले की रक्षा कर रहे थे। शेर शाह के तूफानी हमले के सामने राजपूती सेना की असफलता साफ नजर आने लगी। पिता पर आए संकट का समाचार सुनकर दुर्गावती का व्याकुल होना स्वाभाविक था। वह युद्ध में कूदने के लिए तैयार होने लगी, किंतु दुर्गावती को दुधमुहे शिशु के साथ युद्ध में जाने की अनुमति उनके ससुर संग्राम सिंह नहीं दे सकते थे। वह स्वयं अपने समधी की सहायता और कालिंजर दुर्ग की रक्षा के लिए रवाना हो गए। युद्ध में राजा कीर्ति सिंह और संग्राम सिंह की संगठित सेना ने शेर शाह के छक्के छुड़ा दिए। तोप का एक गोला बारूद की बोरियों पर आ गिरा। भीषण आग में झुलसकर शेर शाह तो कालिंजर में ही दफन हो गया। युद्ध का पासा पलट गया। युद्ध में संग्राम सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए। राज्य वैद्यों ने उनका उपचार किया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दलपति शाह का राज्याभिषेक। पिता संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद 1543 में दलपति शाह को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर राज्याभिषेक किया गया। उस समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष की ही थी और रानी दुर्गावती की आयु 20 वर्ष थी। दलपति शाह के शासन काल की उल्लेखनीय बात यह रही कि उन्होंने अपनी राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़ तक स्थानांतरित की। वर्तमान में सिंगौरगढ़ मध्य प्रदेश के जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित संग्रामपुर गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्गावती के सहयोग से दलपति शाह ने राज्य में अनेक निर्माण कार्य करवाए। खेती के लिए बड़े बड़े बांध बनवाए, नदियों से नहरें निकलवाई, कूप और सरोवर बनवाए।
उनकी रुचि युद्ध में नहीं अपितु जन कल्याण व हितकारी कार्यों में अधिक थी। राजा व रानी ने मिलकर राज्य की दिशा व दशा सुधारी। नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं संकट ने घेरा। इस प्रकार 7 वर्षों में वे एक आदर्श और वैभव संपन्न राज्य की आधारशिला रख ही पाए थे कि दुर्भाग्य से सन 1548 में दलपति शाह का निधन हो गया। इस प्रकार पहले ससुर और फिर पति के असामयिक निधन से दुर्गावती पर मानो संकटों का पहाड़ ही टूट पड़ा। किंतु कठिन परिस्थितियों और समस्याओं के मध्य उसने धैर्य और साहस से काम लिया। उस समय उसकी आयु केवल 27 वर्ष थी और पुत्र वीर नारायण तो अभी बहुत ही छोटा था। देखते हैं अगले भाग में महारानी से राजमाता बनने तक का सफर। देश की राजनीतिक अनिश्चितता एवं कठिन परिस्थितियों के बावजूद महारानी दुर्गावती विचलित नहीं हुई। अपने राज्य और पुत्र का भविष्य व संरक्षण अब उसके हाथ में ही था। उसने पुत्र वीर नारायण का राज तिलक करवाकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और राज्य संचालन की बागडोर स्वयं संभाली। महारानी से अब वह राजमाता बन गई थी। दुर्गावती के देवर चंद्रशाह को रानी के इस निर्णय से आघात लगा, क्योंकि दलपति शाह की मृत्यु के पश्चात वह स्वयं गड़ा राज्य का शासक बनना चाहता था। असंतुष्ट चंद्रशाह ने चुटपुट विरोध करने का प्रयास किया, परंतु रानी की दृढ़ता के आगे उसकी एक ना चली। राजमाता दुर्गावती ने अल्पायु बेटे की संरक्षिका के रूप में 15 वर्षों तक अपने राज्य का कार्य बड़ी कुशलता, चतुराई व साहस से संभाला। दलपति शाह के समय गड़ा राज की राजधानी सिंगौरगढ़ थी, किंतु सामरिक दृष्टि से चौरागढ़ अधिक सुरक्षित था। इसलिए दुर्गावती ने अपनी राजधानी के लिए चौरागढ़ को चुना, जिसे आज चौगान के नाम से जाना जाता है। चौगान वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले में है। दुर्गावती के समय राज्य में 52 गढ़ थे, जो केवल दुर्ग ना होकर प्रादेशिक इकाई थे। गढ़ा राज्य रीवा, रतनपुर, चांदा, बरार, मियाना, रायसेन और दिल्ली सल्तनत से घिरा था। इसमें दिल्ली सल्तनत सबसे अधिक शक्तिशाली थी। दुर्गावती स्वयं अप्रतिम पराक्रमी होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी थी। वह राज्य काज में पूरी सक्रियता से भाग लेती थी। दुर्गावती ने राज्य की गुप्तचर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया हुआ था। वह गुप्तचरों से सतत संपर्क रख राज्य की पूरी जानकारी रखती थी। राजकाज में व्यस्तता के बावजूद वह अश्वारोहण, शस्त्र संचालन और युद्ध अभ्यास भी निरंतर करती थी। रानी ने प्रजा के हित व कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। जलाशय, नलकूप, नहरों की व्यवस्था की। रानी की सेना में सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय के लोग थे। रानी पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सैनिक गड़ा राज्य की रक्षा के लिए तन मन से पूरी तरह समर्पित थे। अगले अब इस भाग में हम जानते हैं दानशील रानी। दुर्गावती ने अपना जीवन एक आदर्श हिंदू नारी की तरह पवित्र व संयम पूर्ण रखा था। वह जप, तप, पूजा पाठ एवं धार्मिक कथाओं का श्रवण सतत करती थी। वह निर्धन, असहाय तथा अभावग्रस्त लोगों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थी। वह उन्हें भरपूर दान देती थी। ऐसा उस काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है। बल्लभ संप्रदाय के गुसाई विठलनाथ जब पहली बार गढ़ा आए, तब रानी ने न केवल उनका भव्य स्वागत किया, अपितु उनसे दीक्षा भी ली।
उसने उनके संप्रदाय के अनेक मठ मंदिर बनवाए तथा उनकी व्यवस्था के लिए 108 गांव दान में दिए। संत चतुर्भुज दास की जन्मस्थली पंचगढ़ा क्षेत्र में रानी द्वारा बनवाया मंदिर आज भी विद्यमान है। रानी के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के अनेक कृष्ण भक्त संत तथा विद्वान गणा आते रहते थे। इस प्रकार दुर्गावती ने अपनी अद्वितीय क्षमता व बुद्धि कौशल्य से गणाराज की समृद्धि, वैभव और कीर्ति को सदा सशक्त किया, मजबूत बनाया। इस हिस्से में हम जानेंगे कि वो कैसे एक कुशल प्रशासक बनी। दुर्गावती का वर्णन करते हुए आईने अकबरी के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्गावती के शासन काल में गोंडवाना इतना संपन्न था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं तथा हाथियों द्वारा करती थी। रानी स्वयं घोड़े पे सवार होकर विचरण करती, वह उनके सुख दुख का हाल पूछती थी। उसने अपने मधुर व्यवहार और कुशल राज्य व्यवस्था से प्रजा का मन मोह लिया था। रानी अपने सहयोगियों का पूरा ध्यान रखती थी। अपने दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और बचपन से साथ रही दासी रामचेरी के नाम पर चेरी ताल का निर्माण किया। अपने प्रिय हाथी सरमन के नाम पर हाथी ताल बनवाकर उसकी स्मृति को स्थायी बनाया। रानी के सामाजिक मूल्यों के पोषण के लिए भी अनेक काम किए। उसने देवी वली, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा एवं जातिवाद जैसी कुरीतियों से लोगों को मुक्त किया। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें अनावश्यक कर से मुक्त किया। कृषि में बैलों की व्यवस्था करवाकर गाय को हल में जोतने की प्रथा पर रोक लगाई। इस प्रकार रानी ने अनेक ऐसे कार्य किए जो भारतीय संस्कृति को सशक्त बनाने तथा उसके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण थे। इन कार्यों से राज्य सुदृढ़ हुआ और प्रजा सुख शांति का अनुभव करने लगी। गोंड राजवंश के इतिहास में जो कीर्ति दुर्गावती ने अर्जित की थी वह उस वंश के किसी अन्य शासक को नहीं मिली। यही कारण है कि उस क्षेत्र की जनता आज भी रानी का नाम आदर पूर्वक लेती है। उनकी लोक कथाओं, लोकगीतों व जो किंवदंतियां जो सुनने को मिलती हैं, उनकी मुख्य पात्र रानी दुर्गावती थी। उस समय दिल्ली के शासक पूरे उत्तर व मध्य भारत में छल कपट, लूट, बलात्कार, अपहरण, अतिक्रमण आदि के द्वारा दमन चक्र चला रहे थे। गोंडवाना क्षेत्र पर भी उन्होंने आक्रमण किया, परंतु गढ़ा की बहादुर सेना ने उनके प्रत्येक आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। तारीखे अल्फी में गढ़ा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि गढ़ा राज्य जंगलों तथा पहाड़ियों से ढका हुआ था। हिंदुस्तान का कोई भी शासक उसे जीत नहीं पाया था। दुर्गावती ने पूरी शक्ति से शत्रुओं को परास्त कर अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। अगला हिस्सा जिसमें हम जानेंगे घर के भेदी के बारे में। व्यक्तिगत लालसा और अहंकार के वशीभूत हो जाने के कारण गढ़ा राज्य के कई वरिष्ठ सभासद जिन्होंने संग्राम सिंह के समय राज्य की बहुत सेवा की थी, एक एक कर गढ़ा छोड़कर चले गए। इसका एक कारण यह भी था कि वे दुर्गावती की संप्रभुता का नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, दुर्गावती अत्यंत कर्मठ, सतर्क व अनुशासन प्रिय थी। उसकी कठोरता ने भी उसके कई दुश्मन खड़े कर दिए थे। ऐसे असंतुष्ट व स्वार्थपूर्ण लोगों ने गढ़ा राज की समस्त जानकारी अकबर को दे दी। असंतुष्ट होकर जाने वालों में चतुर बीरबल, शास्त्रों के ज्ञाता रघुनंदन राय और बदन सिंह के नाम उल्लेखनीय है। बीरबल जो आगे चलकर अकबर का प्रमुख विश्वास पात्र व सलाहकार बना, दिल्ली दरबार में जाने से पूर्व दलपति शाह के राज में पूजा आदि की व्यवस्था में नियुक्त था।
एक बार बीरबल ने राज के 25,000 रुपए बिना अनुमति लिए खर्च कर दिए। यह बात राजा दलपति शाह को अच्छी नहीं लगी। कुछ दिनों बाद उसे खर्च देकर विदा कर दिया गया। बीरबल ने इसे अपना अपमान समझा। इस अपमान का शूल उसके मन में था। फलस्वरूप अकबर को गड़ा राज के विरुद्ध भड़काने में उसका अहम भूमिका उसने निभाई। इस प्रकार रघुनंदन राय, जो राज्य के राज पुरोहित महेश ठाकुर का शिष्य था, कुछ अनुचित व्यवहार कर बैठा, जिससे अप्रसन्न होकर रानी ने उसे राज्य छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। वह भी अकबर की शरण में जाकर रानी के विरुद्ध उसके कान भरने लगा। इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में बदन सिंह की भूमिका भी कम संदेह से भरी हुई थी। आसिफ खान ने प्रलोभन देकर उसे अपनी तरफ मिला लिया। गड़ा राज की सेना की पूरी जानकारी वह आसिफ खान को देता था। अगले हिस्से में देखते हैं हम मियानों से संघर्ष रानी का। रानी को अपने शासनकाल में मियानों और मालवा के शासक बाज बहादुर से भयंकर युद्ध करने पड़े। मियाना अफगान थे जो मालवा के खिलजी शासकों के समय नर्मदा के दक्षिण तट पर हंडिया और होशंगाबाद के मध्य आकर बस गए थे। सन 1555 से 1560 के मध्य मियाना अफगानों ने दुर्गावती के राज पर कई बार आक्रमण किए, किंतु उन्हें हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। अगले हिस्से में जानते हैं सच्ची वीरांगना रानी दुर्गावती। सच्ची वीरांगना दुर्गावती मियानों की समस्या से निपटी ही थी कि गोंडवाना पर मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने 2 बार हमला किया। पहली लड़ाई में उसे बुरी तरह पराजित होना पड़ा। दूसरी बार कटंगा घाटी में घमासान युद्ध हुआ। इसमें भी बाज बहादुर की सेना बुरी तरह हार गई और बाज बहादुर को जान बचाने के लिए मैदान से अकेले ही भागना पड़ा था। अकबर ने बाज बहादुर की सुंदर पत्नी रूपमती को पाने की अभिलाषा में मांडवगढ़ पर हमला कर दिया। बाज बहादुर ने तो अपने राज की रक्षा करने की स्थिति में नहीं था और ना ही पत्नी के सतीत्व की। अब सहायता के लिए उसने रानी दुर्गावती से गुहार लगाई। उदार रानी ने बाज बहादुर की करतूतों को भुलाकर उसे अभयदान दिया। रूपमती को रानी के संरक्षण में छोड़ वह अकबर से मुकाबला करने गया, किंतु वह अकबर के सामने टिक नहीं सका। देखते देखते बाज बहादुर का राज्य मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। अगले हिस्से में देखते हैं आतताई अकबर से सामना। कितने ही हिंदू राज्य अकबर की कुटिल नीति का शिकार बन उसके नियंत्रण में जा चुके थे। अब उसकी साम्राज्यवादी नीति का प्रहार दुर्गावती पर होना निश्चित था। आखिरकार अकबर ने संदेश भिजवाया कि रानी अपने प्रिय हाथी सरमन और उसके मुख्य सलाहकार दीवान आधार सिंह को उसकी सेवा में भेज दे, अन्यथा गड़ा राज पर आक्रमण करके उसे मुगल सल्तनत के अधीन कर लिया जाएगा। इस संदेश के साथ ही एक चरखा भेजकर यह संकेत भी दे दिया गया था कि अब रानी राजकाज छोड़कर सूत काटने का सुलभ कार्य करे। स्वाभिमानी रानी को अपने सीमित सुरक्षा सामर्थ्य की पूरी कल्पना थी। वह यह भी जानती थी कि सत्ता की लालच जागीरदार अधिक समय तक उसका साथ नहीं देंगे। रानी को यह भी स्मरण था कि अकबर के दादा बाबर ने अयोध्या के राम मंदिर को तोपों से उड़वा दिया था। उसी मंदिर के मलबे तथा हिंदुओं के रक्त से मस्जिद बनवाई थी। अकबर उस पापी बाबर का वंशज था। वह दुरात्मा यही अकबर था जिसने ज्वाला देवी पर आक्रमण कर उसके छत्र को तीरों से वेद कर उसकी प्रतिमा को खंडित कर वहां 100 गायों की हत्या कर उनके खून से मंदिर की दीवारों पर जूतों की छाप लगवाई थी। चित्तौड़गढ़ में हुए हिंदुओं के असंख्य बलिदानों और जौहरों का कलंक भी इसी अकबर के माथे पर था।
ऐसे पापी को वह कैसे माफ कर सकती थी। क्षुब्ध रानी को तब और भी आघात लगा जब उसे जानकारी मिली कि पड़ोस के राज पन्ना को नष्ट करके राजा वीरभद्र की पत्नी को अकबर ने अपने हरम में डाल लिया है। ये था रानी दुर्गावती का भाग 1। इसी के साथ मैं इसे यहीं पे अभी के लिए खत्म करती हूँ। दूसरा जो भाग होगा उसमें हम आगे रानी के और जो भी कारनामे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जब हम इसका भाग 2 की शुरुआत करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि रानी दुर्गावती ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर नमस्ते, धन्यवाद।